हमारा चैनल है आपकी हंसी की दुनिया का पासवर्ड। हमारी हंसी की फैक्ट्री चालू है, बस आप तो ऑर्डर देते रहो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिल्ली से नोएडा जाने वाली बस में जिस बस में सवारी कर रहा होता है पराग और उस बस की कंडक्टर होती है अनुराधा। ओके, टिकट दिखा, टिकट टिकट। चाचा का प्लेन नहीं चल रहा है यहाँ तेरा, जिसमें फ्री में सवारी कर रहा है। हिसाब देना होता है हम लोगों को, सरकार को। निकाल पैसे, चल। पराग दूर से अनुराधा को देखता है। अरे यार, कितनी धाकड़ लड़की है। मजाल है कोई कुछ बोल दे। कितनी समझदार और कितनी कॉन्फिडेंट। आज से मैं तो इसी बस में घर जाया करूंगा। अब क्या था, भले पराग को घर जाने के लिए 10 बस छोड़नी पड़े, भले 20 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर पूरी करनी पड़े, लेकिन आने जाने का सिलसिला वो अनु की बस पर ही करता। एक दिन, ओह क्या करता है तू? हाँ, मैं नोटिस करती हूँ, देखता रहता है मुझे जब देखो तब। हाँ, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा। हैं? वाह जी वाह, तू ना कोई प्रधानमंत्री हो गया कि आज से 500 की नोट बंद और नोट बंद। नाजिना, इतनी तो नहीं चलती, लेकिन हाँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। हाय देखिए अपनी, मेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह लंबा चौड़ा हो। अरे जोड़ी भी तभी अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है, जो आपको खुश रखे, आपकी इमोशंस को समझे और आपसे बहुत सारा प्यार करे, जोड़ी तो उसी के साथ अच्छी लगती है। फिर क्या था, हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद देख, अब तो इस घर की बहू है। अगर समझ गई है तो ये कंडक्टर वाली ड्रेस पहनकर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पराग अच्छा कमाता है तो तेरी नौकरी की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी? यूँ कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? और जब मेरी नौकरी लगी थी, मेरी अम्मा कितनी खुश हुई थी पता है? मैं तो नौकरी करूंगी। अरे नौकरी करेगी तो डंडे से मारूंगी, और हाँ, जो निकली घर से बाहर ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, देख लेना। अनु को समझ में नहीं आता कि वो सास को कैसे समझाए कि सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं होती, और उसने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी हार्ड वर्क की थी। रात को अनु पराग से बात करती है। देखो पराग, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को मेरी नौकरी से प्रॉब्लम होगी, वरना। ऐसी बात नहीं है, मैं माँ को समझाता हूँ। अगले रोज, देखो माँ, महंगाई का जमाना है और मेरी प्राइवेट नौकरी है। आज है कल का पता नहीं। वैसे भी अनु की सैलरी मेरी सैलरी के बराबर है। अगर ये भी नौकरी करेगी तो हम लोगों को जिंदगी जीने में आसान हो जाएगी ना। सास को बेटे की बात समझ में आती है और वो अनु की नौकरी के लिए मान जाती है। अगले रोज, बेटा, बहू, तुम लोगों को लेकर मुझे कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है, तो रविवार को दोनों सुबह ही तैयार हो जाना। अगले रोज दोनों तैयार हो जाते हैं और कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। क्या संतोषी बहन, ये कैसी बहू ले आई हो। बहू बेटा लग रही है और बेटा बहू। अरे कोई पहलवानी लड़ानी थी क्या, जो इतनी लंबी चौड़ी बहू ले आई? अब क्या बताए पंडित जी, जो बेटे ने पसंद किया हमने उसे हाँ कर दी। अब बेटा जाने और उसका परिवार, और ये तो बस कंडक्टर की नौकरी करती है इंटरस्टेट। और सच्ची, वाह वाह वाह, यह तो बड़ी बात है संतोषी। तुम तो किस्मत वाली निकली जो सरकारी नौकरी की बहू ले आई। यह तो वही बात हो गई कि घी के लड्डू का कोई शेप थोड़ी ना देखता है तो घी का लड्डू ही। सास को बहू की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से पूजा पाठ करवा कर उन लोगों को घर ले आती है। एक रोज, संतोषी बहन, तुम लोगों का घर बड़ा अजीब सा लगता है। भाई साहब बहन जी, और बहन जी भाई साहब जैसी। अरे बस किया कर, सरकारी नौकरी देखी तो हाँ बोल दिया, और इतना भी क्या, पैसे की चिंता। चलती हूँ, खाना बनाना है। क्यों, बहू नहीं बनाती क्या खाना?
अरे नहीं, वो तो नौकरी करने जाती है ना, तो उसके आने से पहले खाना बना देना पड़ता है, वरना पता है ना आजकल की लड़कियों की ज़बान कितनी लंबी होती है। तेरी बहू की तो कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी है, यहाँ बैठती है जैसे उठकर ऑफिस में बैठ जाती है, फिर क्यों थक जाती है कि खाना भी नहीं बना पाती। मेरी बहू भले कंडक्टर है, लंबी चौड़ी, लेकिन बता रही हूँ सारा दिन सवारी से मत्था पच्ची करती है, लेकिन मजाल है शादी के बाद एक दिन भी मुझे किचन में जाने दिया हो ना जी ना। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती है। सास बाजार जाती है और एक ट्रेड मशीन ले आती है। अरे माँ जी, इस उम्र में आप घर पर जिम खोलेंगी? अरे तेरे लिए लाई हूँ, रोज चलाकर 2 घंटे इस पर, पतली हो जाएगी। और खाना कम खाया कर, जब देखो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है तेरा। वाह जी वाह, एक ही तो शौक है खाना खाने का, वो भी रोक दो। हाँ, लेकिन सास तो सास थी, बहू के खाने से लेकर एक्सरसाइज सबका हिसाब किताब रखने लगती है। अरे मैं मोहल्ले वालों को बताकर रहूंगी कि मेरी बहू भी शिल्पा शेट्टी की तरह पतली हो सकती है। वही बहू बस में जब सवारी का टिकट काट रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सवारी हैरान परेशान हो जाती है और ड्राइवर को वहाँ बुलाती है। अरे शहर नहीं थी हमारे कंडक्टर साहिबा, लेकिन जब से शादी हुई है बकरी बन गई है। सास को तो बस इनके खाने की ही लगी रहती है। ड्राइवर बस में बिठाकर बहू को घर छोड़ आता है और सास को कहता है, अरे पता है आपकी बहू कितनी धाकड़ है, किसी को बात करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बोले या ना बोले, कहीं झापड़ ना पड़ जाए। और आप है कि इन्हें बकरी बनाने में लगी है। अरे चुप, निकल यहाँ से। मेरी बहू है, मैं इसे बकरी बनाऊं या फिर गीदड़, तुम्हें क्या पता लोग कैसा मजाक उड़ाते हैं कि बहू इनकी बस की कंडक्टर है। बोलो मुझे कैसा लगता होगा? अरे काम तो काम होता है माँ जी, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं, नमस्ते। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। बहू ठीक हो जाती है। एक बार आधी रात को कोई संतोषी का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? मेरा घर है, कोई पुलिस स्टेशन की घंटी नहीं जो बजाए जा रहे हो। खोल रही हो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही पड़ोसन खड़ी होती है जो अनु की कुछ दिन पहले बुराई कर रही थी। मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। हाँ तो पहुंचाओ, और जल्दी लड्डू के साथ खुशखबरी भी सुना देना। हाँ, काहे हमारा दरवाजा पीट रही हो? अरे सुनो तो, अपनी बहू से कहो ना कि सरकारी बस को थोड़ी देर के लिए दरवाजे बुला ले। क्या है ना, कोई साधन नहीं है अस्पताल ले जाने के लिए। सास अनु को कहती है और अनु बस को बुलाकर पड़ोस वालों की मदद करती है, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अनु की तारीफ होने लगती है। सच में लंबी चौड़ी बहू के साथ साथ लंबा चौड़ा दिल भी है बहू का। घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे? मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो,
मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है, मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो, तुमको काम करना चाहिए तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा: जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए।
घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। ये क्वालिटी थी सरस्वती की, जो कि शर्मा जी की बहू थी। क्या है बहू, जब देखो तब किचन में खटर पटर करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ देती ही नहीं। कैसी बात कर रही हो पीयूष की अम्मा, सुबह से 4 कप चाय, 2 बार नाश्ता, और इतनी सारी बहू के हाथ की नमकीन तो खा चुकी हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो। अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। क्या है सरस्वती, इतनी देर लगती है क्या टिफिन बनाने में? एक काम है घर का तुम्हारे पास, वो भी नहीं कर पाती हो वक्त पर। आपका टिफिन टेबल पर रखा है और नाश्ता भी, बाकी का सामान बेड पर रखा है, और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सरस्वती मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में, यार माँ कैसी गवाह लड़के से शादी करा दिया है। मंदिर, पूजा, किचन और सास ससुर के सिवा इसे कुछ दिखता ही नहीं है कि कैसे खुद को स्मार्ट बनाकर रहना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना है, बातें करनी है, ऐश करना है। अरे पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। जो क्वालिटी तू गलत तरीके से बता रहा है ना, दरअसल एक अच्छी गृहिणी की वही सारी अच्छाई होती है बेटा। घर को चलाना, समाज में इज्जत दिलाना और घर वालों का ख्याल रखना, और चाहिए ही क्यों? अरे क्यों नहीं चाहिए कुछ और? लड़की ऐसी होती है कि घर आए तो पूरा घर बदल कर रख दे, सभी को खुश रखे। लेकिन बहू के अंदर तो ये सारी क्वालिटी है ही नहीं। अरे खुश तो उन्हें रखा जाता है जो खुश रहना जानते हैं। तुम लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पिताजी, अब आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहू के साथ रहना है या मेरे साथ? क्योंकि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं बहू को नहीं छोड़ सकता। उसके मरते पिता को मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। तो ठीक है ना माँ, तैयार कर ले अपना सामान, हम दोनों किसी और घर में रहने चलेंगे तेरी नई बहू के साथ। अरे हाँ बेटा, वही ठीक है, लेकिन मैं तेरे पिता के बिना भी तो नहीं रह सकती। तो मेरे बिना रह सकती हो? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बेटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास का दिल नहीं लगता। बहू मंदिर से भी हो आती है और फिर, माँ पिताजी खाना लग गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ, तुझे बस आता ही क्या है, खाना बनाना और खाना खिलाना। अरे सुन, मेरे सारे कपड़े पैक कर दे। क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटे, ये अपने बेटे के साथ रहने जा रही है, लेकिन घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। बहू समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है,
लेकिन फिर ससुर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, ये नई बहू कब आ रही है? मुझसे घर का काम नहीं होता। वैसे भी तेरी पहली निकम्मी बीवी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ वो बस आने ही वाली है, और हाँ माँ, उसके आगे ना थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना, क्योंकि वो थोड़े बड़े घर की लड़की है। उसका एक स्वैग है, स्वैग। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी लंबी सी लड़की आती है। हे पीयूष, भागकर कैब से मेरा सामान ले आओ, और हाँ प्लीज एसी ऑन करके जाना। रीमा, ये मेरी माँ है। तुम चाहती थी ना कि मेरी माँ हम लोगों के साथ रहे। हेलो आंटी जी, हम लोग ना जल्दी शादी कर लेंगे, फिर मेरी जैसी टॉप लड़की आपको अच्छी बोलेगी। एक्साइटेड होंगी ना आप? पर नो इश्यू। पीयूष, सामान ले आओ ना। एंड आंटी, आप पानी ले आइए प्लीज। माँ को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहू के लिए पानी लेकर आती है तो उसका पैर पर्दे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओहो, पूरा पानी गिरा दिया। कांच का ग्लास क्यों छूती है जब हाथ पैर नहीं चलते? कितनी मुश्किल से मैंने और पीयूष ने ये गृहस्थी बनाने की कोशिश की है। अरे पर तो क्या हो गया, एक गिलास ही तो टूटा है। अपने घर में तो रोज एक तोड़ती हूँ, लेकिन मजाल है सरस्वती कुछ कहे। और हाँ, मैं पानी वानी नहीं पिलाने वाली, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? तभी वहाँ पीयूष आ जाता है, जिसे देख रीमा रोने लगती है। देख लो अपनी माँ को कैसी खरी खोटी सुना रही है। और अभी तो मैं आई हूँ, थक गई थी, बस पानी क्या मांग लिया। कह रही है बहू हो, बहू की तरह रहो। अरे यार माँ, समझा कर लाया था ना कि कैसे रहना है। माँ, ऐसा करोगी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा तुमको हमारे साथ। वैसे भी आप ये समझो कि रीमा ने खुद कहा था कि माँ को साथ रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं घर का सारा काम करूं, बैठे बैठे इस महारानी को खाना पानी दूं। वैसे भी मैं जा रही हूँ। मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी सरस्वती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बिना पैसे का नौकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को आदत होती है फ्री की रोटी खाने की। निकलो यहाँ से। पीयूष, धक्के के मार कर निकालो इस औरत को यहाँ से। अरे ये कैसी बात बोल रही हो रीमा? ये माँ है मेरी। माँ ना थोड़ी जिद्दी है। अरे वाह बेटा वाह, अभी भी तुझे मेरी ही गलती दिख रही है ना? कोई बात नहीं। माँ वापस घर आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, वो तो शैतान का नानी है। माँ, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा मायका है। अब आप लोग मेरे माता पिता। मैं हमेशा यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम करेंगे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से। अरे कोई जरूरत नहीं है। मैं देख कर आई हूँ जो हालत है ना पीयूष की, वहाँ नहीं टिकने वाला ज्यादा दिन। ना टिके वो उसकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसे कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस आ जाओ तो वो तुम्हें अपना ले। अब ज्यादा ही हो रहा है आपका। माना मैंने गलत किया बहू के साथ, लेकिन वो उसका पति है। और फिर कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। माँ, वो भूला आ गया। मुझे माफ कर दो सरस्वती के जिस गुण को मैं सही नहीं मानता था। दरअसल जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वही गुण होने चाहिए। मुझे माफ कर दो सरस्वती। मैं आज के बाद तुम्हें और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे भी बेटा। बेटा जहन्नुम में भी जाए तो उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, वही तो माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ।